Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How you all are doing? Hope so you all are doing good. Today I am here to start one of the important series for UPSC exam, that is Tricky Quiz Super 40 series, and this series is very important for UPSC and other state PCS exam. Today I will discuss top 40 question in this series which are very important questions. और ये सिर्फ 40 क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर इक्वल टू 100 क्वेश्चंस. एंड इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद यू विल फील लाइक यू आर अटेम्प्टिंग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम. सो यू विल फील लाइक एग्जाम. सो फ्रेंड्स, सीरियसली इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए एंड आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन. और आपका एक क्वेश्चन से जो है पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज 40 क्वेश्चंस आर इक्वल टू 100 क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्विज. First question of today's series is, consider the following statements about the Government of India Act of 1858. तो Government of India Act 1858 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? Number 1 is, it ended the system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors. Number 2 is, it created a new office, Secretary of State for India, vested with complete authority and control over the Indian administration. Number 3 is, it established a 50-member Council of India to assist the Secretary of State for India. So which of the following statement given below are correct? Options are A 1 and 3, B 1 and 2, C 1 and 3, D 1 2 3. फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. नंबर 1 में क्या है? इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट को खत्म करके दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया. नंबर 2 है, इसने एक नया कार्यालय बनाया. भारत के राज्य सचिव भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित. नंबर 3 है, इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की 50 सदस्यीय परिषद की स्थापना की. तो इनमें से कौन से कथन सही हैं, बताइए. स्टार्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज बी 1 and 2 ओनली. सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. तो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट बिकॉज it established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State for India. So इस एक्ट ने 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है एस्टैब्लिश किए थे. तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है और स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट है. जो इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन है, दीज वर गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन बाय दिस एक्ट. सो ये पॉइंट जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. आप इस पॉइंट को याद रखना कि कौन सी एक्ट से ब्रिटिश क्वीन के नाम पे इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन को गवर्न किया गया था. सो आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स वर स्क्रैप्ड. सो इस एक्ट से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो हटा दिया गया था. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पावर ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. सो जो कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास थी. एंड दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी द ब्रिटिश एमपी एंड अ मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट. सो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये ब्रिटिश के एमपी थे और मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के. और इनको असिस्ट कौन करता था? काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स जो है इसको असिस्ट करती थी. सो ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स एंड ही वॉज also the channel of communication between the British government in Britain and Indian administration. So एक important point क्या है, ये एक channel of communication था, मतलब लिंक एस्टेब्लिश करता था जो ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही थी उन दोनों के बीच में. एंड ही आल्सो हैड द पावर टू सेंड द सीक्रेट डिस्पैचेस टू इंडिया विदाउट कंसल्टिंग हिज काउंसिल. और इवन इसके पास ये पावर भी थी कि ये बिना कंसल्ट किए इस काउंसिल से, दैट इज 15 मेंबर की काउंसिल से कोई भी सीक्रेट अगर डिस्पैच करना चाहता है इंडिया में तो वो कर सकता था. वाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द
इंडियन अफेयर्स। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या रोल था? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो क्वेश्चंस पूछती थी इंडियन अफेयर्स से रिलेटेड, थ्रू किसके थ्रू? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर दिस एक्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था इंडिया में वॉज द गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। सो दोनों जो हैं ये दोनों अथॉरिटीज थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, और इन दोनों के बीच में हमेशा जो है वो कंफ्लिक्ट रहता था। सो बोथ द सेम पर्सन्स, टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट, दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड द वॉइसरॉय एंड द गवर्नर जो थे ऑफ द वेरियस प्रेसिडेंसीज वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन क्वीन। एंड जो वॉइसरॉय था वो उसको कौन असिस्ट करता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट करती थी। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, एज अ पॉइंट ऑफ पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन फर्स्ट कॉलम मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन एंड इन सेकंड लीडर्स आर गिवन। सो फर्स्ट इज यंग बंगाल मूवमेंट, सेकंड इज तायूनी मूवमेंट, एंड थर्ड इज इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, एंड लीडर्स आर हेनरी विवियन डिरोजियो, करामत अली जौनपुरी एंड केशव चंद्र सेन। So which of the following pairs given above is are correctly matched? Options are A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1 2 3। So इसमें से कौन से आंदोलन और संगठन के नेता जो हैं वो मैच द फॉलोइंग में सही हैं? आप बताइए आंसर क्या है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी 1 2 एंड 3। सो सभी मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो करेक्ट हैं, एज इट इज आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द सुल्तान हिमसेल्फ यूज्ड टू टेक कीन पर्सनल इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ही अबॉलिश्ड जकत इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द ग्रेन एंड इंट्रोड्यूस्ड अ मेजरमेंट स्टैंडर्ड which continued to prevail till Mughal period. So who was this Sultan? So सुल्तान जिन्होंने स्वयं कृषि के विकास में गहरी व्यक्तित्व रुचि ली थी और उन्होंने अनाज पर जकात आयात शुल्क को समाप्त कर दिया था और एक मानक पेश किया था जो मुगल काल तक कायम रहा। ऑप्शंस आर ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी, डी फिरोज तुगलक। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज सी सिकंदर लोदी। सो सिकंदर लोदी जो है ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर बहलूल लोदी इन जुलाई 1489। सो सिकंदर जो है वो सेकंड सन थे सुल्तान बहलूल लोदी के, और जो बहलूल लोदी थे वो एक अफगान रूलर थे लोदी सल्तनत के। एंड सिकंदर वॉज कैपेबल रूलर हु एनकरेज द ट्रेड अक्रॉस हिज टेरिटरी। सो इन्होंने ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया था एंड ही एक्सपेंडेड द लोदी टेरिटरी इनटू द रीजन्स ऑफ ग्वालियर एंड बिहार। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ही मेड द ट्रीटी विद अलाउद्दीन हुसैन शाह एंड हिज किंगडम ऑफ बंगाल। एंड इन 1503 ही कमीशन द बिल्डिंग ऑफ प्रेजेंट डे सिटी ऑफ आगरा। सो इन्होंने कमीशन की थी जो प्रेजेंट डे सिटी है आगरा की उसकी बिल्डिंग को, एंड आगरा वॉज फाउंडेड बाय हिम इन 1504. So these are the all important points which are related with the Sikandar Lodi. Question number 4 is which of the following are the salient feature of Mahayana Buddhism? So इसमें से महायान बुद्धिज्म से कौन से related features हैं? Number 1 is worship of Buddha image. Number 2 is assimilation of local cults. Number 3 the concept of Bodhisattva. Number 4 use of Pali for propagating the Buddhism. So choose the correct answer from the options given below. A is 1, 2 and 3. B is 2 and 4 only. C 1 and 3 only. And D is 1, 2, 3, 4 means all of the above. So try this question. This question is very important as Buddhism से question आता है हर एक एग्जाम में. So answer is A. Statement 1, 2 and 3 is correct and 4th is not correct because there was a use of Sanskrit language, not of Pali. So now come to in detail of Buddhism. So Buddhism जो है it is started in India over 2600 years ago. So 2600 साल पहले Buddhism जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था as a way of life that had a potential of transforming a person. And it is one of the important religion of South and Southeastern Asian countries में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलीजन माना जाता है. एंड द रिलीजन इज बेस्ड अपॉन द
टीचिंग्स, लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ इट्स फाउंडर सिद्धार्थ गौतम. सो सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब हुआ था? ही वॉज बोर्न इन 563 BCE and he was born into a royal family of Sakya clan who was ruled from Kapil Vastu in Lumbini. So ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सिद्धार्थ गौतम जो है उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो लुम्बिनी में हुआ था, विच इज सिचुएटेड नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर. एंड एट द एज ऑफ 29 Gautam left home and he rejected his life of riches and embraced a lifestyle of saint and even extreme self discipline. So इन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ दिया था और जो है ये सेंट बन गए थे और सेल्फ डिसिप्लिन पे जो है ज़्यादा विश्वास करते थे. एंड आफ्टर 49 ईयर्स consecutive days of meditation, Gautam attained the Bodhi, that is enlightenment, under a peepal tree at Bodh Gaya, which is a village in Bihar. So इनको enlightenment कब मिला था? 49 ईयर्स की मेडिटेशन के बाद. एंड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon in the village of सारनाथ. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सारनाथ इज द सिटी नियर बनारस इन यूपी. तो यहाँ पर इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था एंड दिस सरमन इज नोन एज धर्मचक्र परिवर्तन, विच मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ. And he died at the age of 80 years in 483 BCE at a place near Kushinagar, which is a town in UP only. So this event is known as Mahaparinibban. And the tenets of Buddhism is Buddha asked his followers to avoid the two extremes of indulgence in the worldly pleasure and practice of strict abstinence and asceticism. सो बुद्धा जो है अपने फॉलोवर्स को क्या कहते थे कि जो वर्ल्डली प्लेजर है उसको छोड़ दो और सेंट की लाइफ पे विश्वास करो. एंड ही एस्क्राइब्ड इंस्टेड ऑफ मध्यम मार्ग के बारे में इन्होंने बोला था, दैट इज द मिडल पाथ अपनाओ विच वॉज टू बी फॉलोड. एंड अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ एंड स्ट्रेसिंग अपॉन द इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म. सो बुद्धा जी ये बोलते थे कि हर कोई अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया था. और जो मेन टीचिंग्स थी बुद्धिज्म की, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ. तो ये 4 नोबल ट्रूथ जो है इनको क्या बोलते हैं? आर्या, सचिनी और 8 फोल्ड पार्ट थे अष्टांगिक मार्ग. इवन देर आर 3 पिताकास विच आर रिलेटेड विद द बुद्धिज्म. एंड ये पिताकास का क्या नाम है? विनय पिताका, दिक पिताका एंड सुत पिताका. जो विनय पिताका है, दीज आर कंसिस्टेड ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन which are applicable to the monastic life of the monks and the nuns. तो विनय पिताका में monks और nuns की लाइफ के डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है. और जो सुत पिताका है, it is consisting of main teachings of the धर्म of बुद्धा. सो बुद्धा के धर्म के बारे में सुत पिताका में बताया गया है, विच इज डिवाइडेड इंटू द 5 निकायस और द कलेक्शन. सो सुत पिताका जो है वो 5 निकायस में डिवाइडेड है. उन निकायस का क्या नाम है? दिग निका, मजिमा निका, संयुक्त निका, अंगुत्रा निका एंड खुद्दक निका. सो जो अभिधाम पिताका है, इट इज द फिलोसफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग्स विच आर स्कॉलरी एक्टिविटीज ऑफ द मॉन्क्स. सो इसमें मॉन्क्स की एक्टिविटी बताई गई है अभिधाम पिताका में. और जो अदर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं विच आर रिलेटेड विद बुद्धिज्म, उनके क्या नाम है जो इम्पोर्टेंट है? दीपवमसा है, वहामसा है, मिलिंदपना है एंड इवन बुद्धिस्ट काउंसिल भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए. सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट काउंसिल विच आर रिलेटेड विद द अर्ली बुद्धिज्म. And these councils are resulted in the sectarian clashes and even the eventual great schism which are resulted into the 2 major schools. तो इन काउंसिल ने 2 मेजर स्कूल्स को बनाया था, एक था थेरावेडा, एक था महायाना. और इन टोटल में जो 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो फर्स्ट काउंसिल थी वो एग्जाम में पूछी जाती है. इट वॉज हेल्ड आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, दैट इज अराउंड 483 BC में हुई थी. और इसका पैट्रोनेज किसने किया था? किंग अजात शत्रु ने. एंड दिस काउंसिल इज प्रिजाइडेड बाय द महाकश्यप मोंग. एंड दिस काउंसिल वाज हेल्ड इन सतपत्नी केव एट राजगृह. तो ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में. इसका प्रेसिडेंट याद रखना है और इसको पैट्रोनेज किसने किया था और ये कब हुई थी. और इस काउंसिल जो है, दिस वाज हेल्ड विद द पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग द बुद्धा's टीचिंग, दैट इज सुता एंड द रूल्स फॉर द डिसिप्लिन. एंड ड्यूरिंग दिस काउंसिल जो टीचिंग्स थी बुद्धा की, दीज वर डिवाइडेड इनटू दी 3 पिताकास. तो 3 पिताकास का डिवीजन कब हुआ था? फर्स्ट काउंसिल में हुआ था. नाउ कम टू सेकंड काउंसिल. सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड इन वैशाली विच इज अ विलेज इन बिहार. और ये पैट्रोनेज किसने किया था? इसको पैट्रोनेज ऑफ किंग काल अशोक. और ये हुई कब थी? इन 383 BC में.
एंड इट वॉज प्रिजाइडेड बाय द साप कमी। और थर्ड काउंसिल जो है वो हेल्ड हुई थी 250 BC में पाटलिपुत्र में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका एंड विच वॉज प्रिजाइडेड बाय द मोगलीपुत्र तिसा। और फोर्थ काउंसिल हुई थी 72 AD में एट कुंडलवन कश्मीर में एंड इट वॉज प्रिजाइडेड बाय द वासु मित्रा। जबकि जो अश्वघोष थे वो डेप्टी थे इसके अंडर, हु पैट्रोनाइज द किंग कनिष्का ऑफ कुशन एम्पायर। सो बुद्धिज्म में जो है मेनली 2 सेक्ट्स हैं, महायान एंड हिनयान। जो ये महायान हैं दीज आर द 2 मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। एंड टर्म महायान जो है इट इज एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। और ये जो है बिलीव करता है इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है, जो महायान जो स्कूल है वो आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा में बिलीव करते हैं। और जो इनके बौद्धिस्ट होते हैं दीज आर एम्बोडिंग द बुद्धा नेचर, वो बुद्धा नेचर की तरह होते हैं। एंड इट इज ओरिजिनेटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड कश्मीर। सो ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ थे महायाना बुद्धिज्म? नॉर्दर्न इंडिया पार्ट में हुआ था, कश्मीर में, और फिर बाद में ये फैल गया था ईस्ट में, उसके बाद सेंट्रल एशिया में एंड देन ईस्ट एशिया में एंड इवन सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आल्सो। सो बुद्धिस्ट स्कूल जो है वो चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, इन सब में जो है ये स्कूल्स हैं, दीज आर रिलेटेड विद द महायान ट्रेडिशन। नाउ कम टू सेकंड स्कूल, इट इज कॉल्ड एज हिनयान ट्रेडिशन स्कूल। हिनयान जो है इट लिटरल मीनिंग क्या होता है? लेसर व्हीकल, एंड इट इज आल्सो नोन एज अबंडेंट व्हीकल भी बोलते हैं इसको, और डिफेक्टिव व्हीकल भी बोलते हैं। सो इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्राइन्स ऑफ एल्डर। सो हिनयाना स्कूल जो है वो किससे रिलेटेड है? ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है। एंड इट डज नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। तो मेन डिफरेंस ये है, जो हिनयान है वो आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान जो है वो आइडल वर्शिप में विश्वास करते हैं। हिनयान जो स्कूल है इट ट्राइज टू अटेन द इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। सो ये जो हिनयान स्कूल है ये मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन में ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। एंड थेरावादा जो है इट इज अ हनियान सेक्ट है ये। नाउ कम टू थेरावादा। थेरावादा क्या है? इट इज द मोस्ट एंशिएंट ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म टुडे एंड इवन इट रिमेन क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। एंड थेरावादा बुद्धिज्म जो है ये श्रीलंका में डेवलप हुआ था और धीरे धीरे ये साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया था। एंड इट इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इन कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड श्रीलंका और थाईलैंड में भी है ये। ना कम टू वज्रयान। वज्रयान का मतलब क्या होता है? इट इज द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट विच इज नोन एज तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। एंड दिस स्कूल इज डेवलप्ड इन इंडिया अराउंड 900 CE। एंड इसका ग्राउंडेड बेस क्या है? इट इज रिलेटेड विद द esoteric elements are very complex set of rituals which are compared with the rest of Buddhist school. So ये किससे related है? esoteric elements से related है. So this is all about the Buddhism and I discussed all important point in this which are very important for PT and mains. So इसको आप अच्छे से learn कर लेना और अच्छे से सुनना इसको और याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पक्का है। Now come to question number 5. Which of the following are found in the Neolithic culture of India? So इसमें से Neolithic culture से कौन सी चीज़ें जो है वो एसोसिएटेड है? नंबर 1 इज ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन टूल्स, नंबर 2 फ्लो, नंबर 3 बुलॉक कार्ट्स, नंबर 4 इज डोमेस्टिकेटेड बार्ले एंड फील्ड पी। सो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शंस आर 1 and 4, B 2 and 3, C 1 and 3, D 3 and 4 only. So try to attempt this question. Answer is A 1 and 4. So ground and polished stone tools जो है and domesticated barley and field pea हैं, ये Neolithic culture of India से associated है। Now what is the Neolithic age? It means the new stone age बोलते हैं इसको, and it was the last and the third part of the stone age. इंडिया में जो ये है it is spanned around 7000 BC से 1000 BC में आया था। And this age is mainly characterized by the development of settled agriculture and use of tools and weapons. So इसमें क्या हुआ था? इस एज में mainly agriculture और tools का और weapons का use किया गया था, which are made up of the polished stone से जो बने थे। And the major crops जो इसमें grow की जाती थी उसका क्या नाम है? रागी, horse gram, cotton, rice, wheat and barley. Even pottery was first appeared in this age of Neolithic. So these all are the important points of Neolithic culture of India. Now question number 6 is the earliest mention of the use of belt drive
for powering the gem cutting comes from which of the following traveler accounts? सो जेम कटिंग जो है पावर देने के लिए बेल्ट ड्राइव के उपयोग का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के खाते से मिलता है? ए. बर्नियर एंड मैनुकी, बी. टैवनियर एंड फ्रायर, सी. पीटर मुंडे एंड मार्निक्यू, डी. मास्टर स्ट्राइन्स एंड जॉर्जेस रॉक्स. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is B. Tavern and Friar. Now question number 7th is the Mughal emperor who wanted to control the nomadic patrol tribes of Sindh because. So मुगल बादशाह सिंध की खाना बदोश गश्ती जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि ऑप्शंस आर ए. दे वांटेड टू प्रोजेलिटाइज देम टू इस्लाम, वे उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करना चाहते थे. नंबर बी इज they wanted to bring them under the influence of Suhawardi Sufi silsila. C is they wanted to make them sedentary to enhance the imperial income. D is they wanted to acquire their use livestock for their use. So इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? Try to attempt this question. Answer is C. They wanted to make them sedentary to enhance the imperial income. वे शाही आय बढ़ाने के लिए उन्हें गतिहीन बनाना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग ऑन द टंका द नेम ऑफ द मिंट टाउन. सो उस सुल्तान की पहचान करें जिसे टकसाल शहर का नाम टंका लगाने की प्रथा शुरू की थी. ऑप्शंस आर ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. शेरशाह सूरी, सी. मोहम्मद तुगलक, डी. इल्तुतमिश. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. इल्तुतमिश. सो इल्तुतमिश जो है ही वॉज द थर्ड ऑफ द मामलुक किंग हु रूल्ड ओवर द फॉर्मर गुरिद टेरिटरी इन द नॉर्दर्न इंडिया. सो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सोवरन हु रूल फ्रॉम दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली से रूल किया था. ये फर्स्ट मुस्लिम सोवरन थे एंड ही इज कंसिडर्ड द इफेक्टिव फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. Question number 9 is which of the following curve depicts the relationship between distribution of income and inequality in an economy. So इनमें से कौन सा वक्र एक अर्थव्यवस्था में आय के वितरण और असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शंस आर ए. लॉरेंस कर्व, बी. लैफर कर्व, सी. कुजनेट कर्व, डी. फिलिप्स कर्व. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. लॉरेंस कर्व. सो लॉरेंस कर्व जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इनकम ऑफ इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी के लिए विच इज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैक्स लॉरेंस इन 1905. एंड आर्थर लाफर जो है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. एंड कुजनेट कर्व जो है it gives hypothesis as an economy develops market forces first increase and then decrease economic inequalities resulted. So कुजनेट कर्व क्या बताता है कि एक इकोनॉमी डेवलप होती है उसमें जो मार्केट फोर्सेस होती है उससे पहले वो इंक्रीज होती है और फिर वो डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्टैब्लिश होती है. नाउ कम टू फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व इज रिलेटेड विद एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट विच इज डेवलप्ड बाय द A.W. Phillips and it is associated with the inflation and unemployment which is have a stable and inverse relationship with each other. Question number 10 is which of the following country has signed a memorandum of understanding with UN Convention to combat desertification to establish the Peace Force Initiative. So इसमें से कौन से देश में शांति वन पहल की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन दैट इज UNCCD के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस आर ए. इंडिया, बी. मालदीव, सी. USA, डी. साउथ कोरिया. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज डी. साउथ कोरिया. नाउ व्हाट इज पीस फोर्स इनिशिएटिव? It is an initiative of South Korea which is used ecological restoration as a peace building process. और इसका मेन एम क्या है? It addressing the issues of land degradation in conflict on border areas and also go a long way in alleviating the tensions
इवन बिल्डिंग द ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज विच आर लिविंग देयर एंड बिटवीन द एनिमी कंट्रीज इन पर्टिकुलर. सो पीस फोर्स इनिशिएटिव जो है वो साउथ कोरिया का इनिशिएटिव है जो कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन से और पीस बिल्डिंग प्रोसेसेस से एसोसिएटेड है. और जो 14th एडिशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP14 टू UNCCD, इट एंडेड ऑन 13 सितंबर 2019 में एंड हुआ था. और ये हेल्ड कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा में. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया होस्टेड एन एडिशन ऑफ UNCCD COP. और थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की? टू रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर. इंडिया जो है इट इज बिकेम अ ग्लोबल होस्ट फॉर द COP14 and which was taken over the COP presidencies from China to the next 2 years till 2021 तक जो है वो इंडिया ही होस्ट रहेगा. And India is among the select few countries to have hosted the COP of all 3 Rio Conventions on climate change, biodiversity and land also. So UNCCD क्या है? It is a United Nation Convention है to combat desertification जो 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था. और इसका जो इट इज़ अ सोल लीगली बाइंडिंग इन्वायरमेंट कन्वेंशन है दैट लिंक द डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट टू अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जल जीवन मिशन. सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जल जीवन मिशन के लिए करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 इज इट इज एनविजन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन अर्बन इंडिया. Option 2 is it will be based on a community approach to water and will exclude the extensive information, education and communication as a key component of mission. So which of the above statement is are correct? Try to attempt this question. Options are A 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D neither 1 no 2. So answer is D neither 1 no 2. इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. तो इट इज़ अ कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन. यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. स्टेटमेंट 1 इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ गिवन इन स्टेटमेंट इट इज़ एसोसिएटेड विद अर्बन इंडिया. सो ये गलत है. यहाँ पर रूरल एरिया आएगा. और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कीवर्ड गलत है? इसमें दिया हुआ है इट विल एक्सक्लूड द एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पर क्या आएगा? इट इंक्लूड द एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन. सो ये सब जो है जल जीवन मिशन में इंक्लूडेड है. लाइक extensive information related with education and communication as a key component of this mission. Question number 12 is consider the following statement regarding the cash management bill. So इसमें से cash management bill से related कौन सी statement सही है? First statement is they are short term bills. Second is the bills are issued by the RBI on behalf of the government. Third is they are eligible as SLR securities for the bank. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 to 3 only, D 1 and 3 only. So try to attempt this question. Answer is C. So 1, 2 and 3 statements are correct. So all these are statements are correct related with cash management bill. As cash management bill also known as CMBs. These are the short-term bills which are issued by the central government to meet its immediate cash need. And the bills are issued by the RBI issue करता है इनको on behalf of the government. And these CMB bills, these are short-term money market instrument बोलते हैं इनको which help the government to meet its temporary cash flow mismatches. And these have a maturity of less than 91 days. So these all are the important point related with this bill. Question number 13 is which of the following is our quantitative method of credit control in India? So निम्नलिखित में से साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियां की कौन सी है? Statement 1 is discount rate policy, 2 is open market operation, 3 is liquidity adjustment facility, 4th is marginal standing facility, 5th is variable reserve ratio. So options क्या है? A 1 2 3 only, B 1 2 3 4 only, C 3 and 4 only, D 1 2 3 4 and 5. So try to attempt this question. Answer is D. All the statements are correct. So these all are the quantitative methods of credit control in India. So quantitative method जो है इनको ट्रेडिशनल methods भी बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल के. इसमें क्या क्या आता है? बैंक रेट पॉलिसी आती है
एंड इवन ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, एंड इवन रिजर्व रेशियो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। जो क्वालिटेटिव जो सेलेक्टिव मेथड्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, उसके अंदर क्या क्या आता है? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रैशनिंग, रेगुलेशन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट एंड डायरेक्ट एक्शन। Question number 14 is consider the following statements regarding certificate of deposit. Number 1 is it is a time deposit, a financial product commonly sold by the bank, thrift institutions and credit union. Statement 2 is minimum amount for certificate of deposit has been fixed at rate 1 lakh rupees to be accepted from a single subscriber. Number 3 is its maturity period is between 7 days to 1 year from commercial bank. So इसमें से कौन सी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस आर A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. All the statements are correct because certificate of deposits, these are the short term instrument and these are issued by the commercial bank and special financial institutions also, which are freely transferable from one party to another. और जो मैच्योरिटी पीरियड होता है सीडीज का, दिस इज रेंजेस फ्रॉम 91 डेज से 1 ईयर तक होता है। और इसको इशू कौन करता है? इंडिविजुअल से इशू भी ये इशू किसको होते हैं? इंडिविजुअल्स को भी, कोऑपरेटिव्स को भी और कंपनीज को भी इशू हो सकते हैं। Question number 15 is which of the following statement regarding the commercial paper is correct? 1 is it is secured money market instrument issued in the form of promissory note. Number 2, NRI, unincorporated bodies and foreign institutional investors are allowed to invest in it. So which of the above statement is are correct? A is only 1, B 2 only, C 1 and 2, D neither 1 nor 2. So try to attempt this question. Answer is B. Only 2 statement is correct. So statement 1 incorrect क्यों है? Because these are unsecured money market instrument. तो statement 1 में secured दिया हुआ है। तो आपको कीवर्ड को देखना है क्योंकि यूपीएससी में कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं पीटी में। और कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? सो दिस इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट पीरियड डेट टूल विच आर इशूड बाय द कंपनी एंड दीज आर यूजली फॉर द फाइनेंस एंड इन्वेंट्रीज एंड टेम्परेरी लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। And these papers are like promissory note which are allotted at a huge cost and exchangeable between all India financial institutions and primary dealers. So इन दोनों के बीच में इसको exchange किया जाता है। Question number 16 is with reference to the temperature inversion mechanism in meteorology, consider the following factors. 1 is a short winter night, 2 is clear sky, 3 is still air. So which of the following statement are correct related with temperature inversion? Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is B 2 and 3 only. So statement 1 जो है वो correct है because shorter winter night जो है वो टेम्परेचर इन्वर्जन मैकेनिज्म में नहीं होता, इट इज रिलेटेड विद द लॉन्ग विंटर नाइट। और क्लियर स्काई होना चाहिए और स्टिल एयर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड ओशन करंट? सो इसमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट है? ए लैब्राडोर करंट, बी अगुलास करंट, 3 कुरोशियो करंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A 1, 2, 3, B 2 and 3 only, C 1 only, D 2 only. So try to attempt this question. Answer is C 1 only. So कुरोशियो और अगुला करंट जो है ये दोनों वार्म करंट है और लैब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट है। Question number 18 is consider the following pair. 1 is Bering Strait which is between Alaska and Siberia. 2 is Bass Strait between Australia and Tasmania. 3 is Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. So which of the above is are correctly match? इसमें से कौन सा correctly match है आपको ये बताना है। Options are A 1 and 2 only, B 3 only, C 1 only, D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. सभी correct match है। Bering Strait जो है वो अलास्का और साइबेरिया के बीच में है। बास स्ट्रेट जो है
वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है स्पेन एंड मोरक्को में है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ज्योग्राफी में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना हो तो आप मेरा हिट 1 लाइनर भी देख सकते हैं। आई ऑलरेडी रिलीज ज्योग्राफी पार्ट 1 एंड 2, तो आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन बिलो इज आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा कॉलम जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ए ऑस्ट्रेलिया ग्रेट सैंडी, बी ईरान दस्ते लुट, सी बोत्सवाना कालाहारी, डी थार चाइना। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, थार डेजर्ट है, ये चाइना की नहीं है, ये इंडिया की है, एंड और अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज गिवन बिलो इज आर नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सी बाउंड्रीज जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शंस आर ए रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, बी 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सी साइफ्रेड लाइन जर्मनी विथ फ्रांस, डी ऑर्डर नेसे लाइन स्पेन एंड जर्मनी। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, ऑर्डर नेसे लाइन जो है ये स्पेन और जर्मनी की नहीं है, इट इज बिटवीन ईस्ट जर्मनी एंड पोलैंड, और रेस्ट लाइन जो है वो करेक्ट है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान में है, 38 जो है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, और साइफ्रेड जो है वो जर्मनी और फ्रांस की है, और फोर्थ जो है वो ईस्ट जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 21 is consider the following pairs. In first column rivers are given and in second falls are given. So first is Amur, Sea of Oxtock, 2 is Nile, Red Sea, 3 is Amazon, Atlantic Ocean, 4th is Mississippi, Gulf of Mexico. So which of the following pairs above is are not correctly matched. तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर ए 1 and 2 only, B 2 only, C 3 and 4 only, and D 4 only. So try to attempt this question. Answer is B, 2 जो है वो इनकरेक्ट है, अदर्स जो है वो करेक्ट है। नाइल जो है वो फॉल करती है मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी में नहीं करती हैं, बाकी सब रिवर्स जो है वो सही है। आमूर सी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, अमेजोन का अटलांटिक ओशन में गिरती है, और मिसिसिपी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव अचीव्ड 100% हर घर जल टारगेट अंडर जल मिशन बाय मार्च 15, 2021। सो इसमें से कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने हर घर जल का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। ऑप्शंस आर 1 पुडुचेरी, 2 गोवा, 3 तेलंगाना, 4 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शंस आर ए 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4, D 1 2 3 4. So try to attempt this question. So answer is D 1 2 3 and 4 are correct. तो इसमें से सारी स्टेट जो है उन्होंने हर घर जल टारगेट को अचीव कर लिया है, विच इज कम अंडर जल मिशन। Question number 23 is a report is titled Connected Commerce Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat, which was released on jointly by Connected Commerce Creating a Roadmap for Digitally Inclusive Bharat जो है इसको कौन रिलीज करता है। ऑप्शंस आर 1 नीति आयोग, 2 मास्टर कार्ड, 3 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4th वीजा कार्ड, 5th सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC। सो इसमें से कौन सा करेक्ट है। ए 1 and 2, बी only 1 and 4, C only 2 and 3, and D only 4 and 5. So try to attempt this question. Answer is A, 1 and 2 is correct. So this report is released by Niti Aayog and Mastercard. So ये report किससे related है? It identify the challenges which are related for accelerating the digital financial inclusion in India. और it also provide the recommendation for making digital services which are accessible to its 1.3 billion citizen. Question number 24 is Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi is administered by A. Ministry of Housing and Urban Affairs, B. Ministry of Finance, C. Ministry of Social Welfare and Empowerment, D. Special Purpose Vehicle created for this scheme. सो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि द्वारा प्रशिक्षित की जाती है। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
Answer is A. It come under Ministry of Housing and Urban Affairs. So this ministry launched Pradhan Mantri Street Vendor Atmanirbhar Nidhi, which is for providing affordable loans to street vendors. तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन्स अफोर्डेबल प्रोवाइड करती है. एंड दिस स्कीम आल्सो बेनिफिट द वेंडर्स, होकर्स, ठेले वाला एंड द पीपल हु इन्वॉल्व इन द गुड्स एंड द सर्विसेज विच आर रिलेटेड विद टेक्सटाइल, अपैरल, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, बार्बर एंड इवन लॉन्ड्री सर्विसेज इन डिफरेंट एरिया. नाउ इस जो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये जो स्कीम निकाली गई है, इसके अनुसार जो वेंडर्स हैं दीज कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000 विच इज रिपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट में उनको रिपे करना होगा विद इन अ ईयर. एंड द लोन जो है इट इज विदाउट कोलेट्रल एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, दीज हैव अलाउड दिस स्कीम फॉर द अर्बन पुअर ड्यू टू देयर ग्राउंड लेवल प्रेजेंस to the urban poor and even the street vendors area. So there will be no penalty on the early repayment of the loans and the scheme is valid until March 2022. तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की कैपिटल लोन कितना दिया जाएगा 10,000 तक, और ये कब तक ये स्कीम है 2022 तक है. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. क्वेश्चन नंबर 25 is what is Covishelf? So statement A is it is the 4th COVID vaccine which got emergency approval by the Drug Controller General of India. B is the Indian Council of Medical Research has given its approval to country first home based self-use rapid test for COVID-19 which is created by the Pune based MyLab Discovery Solution. C is standardized treatment schedule for the self quarantine positive cases of COVID-19 infection. And D is it is a new drug for the treatment of black fungus. So what is Covishelf? This is very important question. Try this question. Answer is B. So ICMR has given its approval to the country's first home-based self-use rapid test for the COVID-19, which is created by the Pune-based MyLab Discovery Solution, which is known as Covishelf. Question number 26 is customer of which of the following bank are covered under deposit insurance facility which is provided by the deposit insurance of Credit Guarantee Corporation. So इसमें से कौन से जो हैं बैंक्स वो कवर्ड होते हैं अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी में? 1 is कमर्शियल बैंक, 2 रीजनल रूरल बैंक, 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 4 कोऑपरेटिव बैंक. So which of the following statement above are correct? A only 1, B 1 and 2, C 1 2 3, D 1 2 3 4. So try to attempt this question. Answer is D. All the statements are correct. So DICGC जो है वो 1978 में आया था आफ्टर द मर्जर ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन दैट इज DIC, और साथ में क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया था. And it was passed after passing of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act of 1961 by the Parliament. So Parliament ने इसको इशू किया था and it serve as a deposit insurance and credit guarantee for the banks in India and it is fully owned subsidiary of and governed by the Reserve Bank of India. So जो DICGC है ये चार्ज करती है 10 पैसा पर 100 rupees of deposits which is held by the bank. और जो प्रीमियम होता है इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड बैंक टू द कॉर्पोरेशन इज पेड बाय द बैंक एंड इट इज नॉट टू बी पास्ड ऑन टू द डिपोजिटर्स. तो इसका जो इंश्योरेंस बैंक होता है वही पे करता है और ये डिपोजिटर्स को पास नहीं किया जाता है. और जो DICGC है इट वॉज लास्ट रिवाइड द डिपोजिट इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख इन 1993 में विच इज रेजिंग फ्रॉम 30,000 से रेज कर दिया गया था 1 लाख. And the protection of covered deposit जो इंडियन बैंक में थ्रू इंश्योरेंस इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. एंड इवन जो दामोदर कमेटी आई थी विच इज रिलेटेड विद द कस्टमर सर्विसेज इन द बैंक इन 2011 उसने भी रिकमेंड किया था कि देर आर 5 टाइम इंक्रीज इन द कैप ऑफ ₹5 लाख ड्यू टू राइजिंग इनकम लेवल एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ द इंडिविजुअल बैंक डिपॉजिट. क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ई-कुबेर. सो इसमें से ई-कुबेर के लिए कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? ए ई-कुबेर इज अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ RBI that give high degree of access to commercial and other institution to their current account with the RBI.
B is all government transactions are routed through eKuber platform. C is eKuber enable the bank access with their current account at any time everywhere across the country. And D is eKuber is used by the RBI to execute the various transactions with the bank. So try to attempt this question. Answer is B. जो ऑल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स है दीज आर रूटेड थ्रू ई कुबेर प्लेटफॉर्म इज इनकरेक्ट बिकॉज ई कुबेर जो है कोर बैंकिंग सोल्यूशन है आरबीआई का जो अनेबल करता है हर एक बैंकों की वो कनेक्ट करें अपने सिंगल करंट अकाउंट को अक्रॉस द कंट्री एंड बैंक्स हैव द करंट अकाउंट विद द आरबीआई फॉर फैसिलिटेट देयर डे टू डे फंक्शन. और बैंक्स जो है उनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है विच आर एक्सेस टू दिस अकाउंट फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम विच इज यूजिंग द ई कुबेर फैसिलिटी. CBS क्या होता है? इट इज़ अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है विच इज़ अ फैसिलिटी और द अरेंजमेंट जो हेल्प करती है बैंक को टू ऑफर द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज ऑन 24/7 बेसिस फ्रॉम सिंगल लोकेशन. सो ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन है सपोर्ट करते हैं रिटेल को एज वेल एज कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भी. ई कुबेर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2012 में विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सक्सेसफुल सेंट्रल बैंक and it is administered the core banking system in the world also, and it is an efficient delivery of the central banking services with the bank and the government required well designed digital network and eKuber जो है it does not do this job since its launch in 2012. so ये किसको दिया गया? डिजिटल नेटवर्क के ऊपर इसको कर दिया गया है. एंड इवन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे यूज करती है eKuber प्लेटफॉर्म को टू अपडेट द ways and the means advances which is a temporary loans given by the RBI to the government. और जो RBI का eKuber सिस्टम है इट इज एसेस्ड either थ्रू इन्फीनेट और द इंटरनेट के थ्रू भी इसको एसेस कर सकते हैं. इन्फीनेट क्या है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क है विच इज क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द मेंबर बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो. सो ये कम्युनिकेशन है बैकबोन है फॉर द नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया. एंड सेवरल फाइनेंशियल एंगेजमेंट्स भी है लाइक ऑक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होती है थ्रू द eKuber सिस्टम्स ओनली. एंड सिमिलरली जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है दीज आर आल्सो अवेलेबल फॉर द सब्सक्रिप्शन एट द ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थ्रू दिस सिस्टम ओनली. एंड इट आल्सो डेजिग्नेटेड द पोस्ट ऑफिसेस थ्रू द RBI eKuber सिस्टम आल्सो. Question number 28 is which of the following is are the flagship program of इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम है? 1 इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर. 2 सेफ्टी प्लस हेल्थ फॉर ऑल. 3 जॉब फॉर पीस एंड रेजिलियंस. 4 सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर फॉर ऑल. 5th better work. So which of the above statement is correct? Only 1 A option. B only 1, 2 and 3. C 3, 4 and 5. D 1, 2, 3, 4, 5. So सभी correct हैं या नहीं बताइए. So answer is D. All the statements are correct. International Labour Organization जो है it is the only tripartite UN agency है which is bring together the government, employer and the workers of 187 states. And it also set the labor standards and develop the policies and devise the program for promoting the decent work for all women and the men. So this is the work of International Labour Organization. और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1919 में. कौन सी ट्रीटी ने इसको एस्टैब्लिश किया था? ट्रीटी ऑफ वर्सिली ने. एंड इट इज़ एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड इट बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1946 में बना था और इसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. और इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1969 में. सो इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? ILO जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है विच आर डायरेक्टेड एट द सॉल्विंग सोशल एंड लेबर इश्यूज को सॉल्व करते हैं. जो ये अडॉप्शन करता है ILO स्टैंडर्ड्स का इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन और उनके ऊपर कंट्रोल भी करता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए. एंड इवन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट्स को कि वो सॉल्व करें जो भी उनके सोशल और लेबर प्रॉब्लम्स हैं. और सबसे मेन पॉइंट है ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है दैट इज रिलेटेड विद राइट टू वर्क, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव नेगोशिएशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फोर्स लेबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा. और ये रिसर्च और पब्लिकेशन भी करता है वर्क की विच इज रिलेटेड विद द सोशल एंड लेबर इशू. सो इंडिया ने जो है रेटिफाई किया था 6 आउट ऑफ द 8 कोर फंडामेंटल ऑफ ILO कन्वेंशन. तो कौन से
6 कन्वेंशन है जो इंडिया ने रेटिफाई की है। एक तो कन्वेंशन नंबर 29 है जिसके अंदर फोर्स लेबर कन्वेंशन आता है। एक कन्वेंशन नंबर 105 है जिसमें एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन है। एक कन्वेंशन 100 है विच इज रिलेटेड विद एबोलिशन ऑफ द फोर्स लेबर कन्वेंशन। और कन्वेंशन जो 100,111 है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन। एंड कन्वेंशन 138 जो है मिनिमम एज कन्वेंशन है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कन्वेंशन 182 है विच इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। कौन कौन सी कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई नहीं की है? 2 नहीं की है। एक तो राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन जो कि 98 में आता है नंबर, और एक 87 नंबर वाली है जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट है टू द ऑर्गेनाइज कन्वेंशंस। सो दिस इज द ऑल डिटेल अबाउट द ILO। Number 29 is which of the following statement is are correct about he for she summit 2021? So he for she summit 2021 के से related कौन से statement सही है? A, it is a summit which is a leading platform of United Nations for policy, corporate and academic leaders. 2, this summit hosted online as a part of Change Now 2021 summit. C, UN Women's Solidarity Movement for Gender Equality and bringing together one half of the humanity in support to the other half of humanity. And D is all of the above. So try to attempt this question. This is very important question. So answer is D, all of the above statements are correct. तो आप इसको as it is learn कर लेना। Question number 30 is the 4th edition of Change Now Summit which was held in कंट्री आपको बताना है फ्रॉम 27 से 29 मई 2021। ऑप्शंस आर A लंदन, B पेरिस, C कोपेनहेगन, D जेनेवा। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज B पेरिस। सो चेंज नाउ समिट कहाँ पर हुई है? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट एन एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग which is launched for the treatment of COVID-19 infected cases in India. So ये भी बहुत important question है। Statement A is the drug has been developed by multinational pharmaceutical company Roche India. B is Cipla will distribute the product. C is it is a cocktail of 1000 mg of Casirivimab and 700 mg of Imdevimab. D is antibody cocktail is effective in adult and pediatric patient 12 years of age or older weighing at least 40 kg who are confirmed to be infected with the SARS-CoV-2 and who are at high risk of developing severe COVID-19 disease and do not require oxygen. So try to attempt this question. Answer is C. So C option is not correct because both जो medicine है वो 700 mg नहीं है, it is 600 mg। और अदर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आप इसको यहीं से अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 विच स्टेट वाज और वर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन यश इन द मंथ ऑफ May 2021? ऑप्शंस आर 1 ओडिशा, 2 वेस्ट बंगाल, 3 आंध्र प्रदेश, 4 केरला। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ऑप्शंस आर A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 4, D 3 and 4. So try to attempt this question. सो आंसर इज A 1 and 2। सो जो यश साइक्लोन है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था। एंड साइक्लोन यश जो है इट मेड लैंडफॉल साउथ ऑफ बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा फर्स्ट। एंड अर्लियर अदर साइक्लोन जो थे वो उसका नाम है साइक्लोन ताउते विच अफेक्टेड द इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका में आया था। एंड इवन 2 यूनियन टेरिटरीज में भी आया था, दमन, दीव एंड लक्षद्वीप में। और साइक्लोन यश जो है वो दिस इज नेम्ड बाय द ओमान कंट्री। और जो ये वर्ड यश है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज जिसका मतलब होता है जैस्मिन इन इंग्लिश। टिपिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में आते हैं, दैट इज बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में। एंड दीज आर डेवलप ड्यूरिंग द प्री मानसून दैट इज अप्रैल टू जून में आते हैं। एंड पोस्ट मानसून में भी आते हैं अक्टूबर और दिसंबर में। सो क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म? सो ऑप्शंस आर लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी अ स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होनी चाहिए।
and even upper divergence above the sea level system. So these all are the important point for the tropical cyclone to form. And even I discuss all the important topic related with geography. इवन मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन पे एक बहुत अच्छा डिटेल में वीडियो भी बनाया, तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है साइक्लोन के बारे में तो आप उसको जाके देखिए हमारे चैनल पर. Question number 33 is which of the following bank operating in India reported highest number and amount involved in the frauds during financial year 2020? So भारत में संचालित निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान धोखाधड़ी में शामिल सबसे अधिक संख्या और राशि की सूचना दी? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. बैंक ऑफ बड़ौदा, डी. बैंक ऑफ इंडिया. So try to attempt this question. Answer is A. State Bank of India. Question number 34. Which of the following sectors in India attracted the highest FDI during the financial year 2020-21? So इसमें से सबसे ज़्यादा highest FDI कौन से सेक्टर की है? A. Real estate, B. Automobile, C. Computer software and hardware, D. Service sector. So try to attempt this question. So answer is C. Computer software and hardware. Question number 35. Which of the following statement is correct about foreign direct investment in India during financial year 2020-21? So इसमें से FDI से related कौन सी statement correct है? One is total FDI stood at $81.72 billion during financial year 2020-21 and with an increase of 10% over next means previous financial year. 2 is Singapore remained the largest source of FDI inflow for the third consecutive year. और इसका शेयर कितना है? विद 29% ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2020-21. और स्टेटमेंट 3 क्या है? गुजरात इज द रेसिपिएंट विच वॉज द मोस्ट टॉप ऑफ द FDI among the state with 37% share of total FDI equity inflow. And it is followed by Maharashtra, Karnataka with 27 and 13% respectively. So इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है. ऑप्शंस आर A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3, D 1, 2 and 3. So try to attempt this question. Answer is D. All the 3 statements are correct. Question number 36. Which is the second country in the world to land a rover on Mars? A. India, B. China, C. Japan, D. USA. So try this question. Answer is B. China. So China का जो Tianwen-1 spacecraft है which is lifted off on a long march 5 rockets से लिफ्ट हुआ है from the Wenchang launch center से जुलाई 2020 में. और इस spacecraft के 3 पार्ट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर, एंड विच इज सेपरेटेड इन द मार्स ऑर्बिट. ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट में रहा फॉर साइंटिफिक ऑपरेशन के लिए. उसके बाद जो लैंडर है वो टाइनवन से टच किया था यूटोपिया प्लांटिया में. और चाइना के अदर स्पेस प्रोग्राम के नाम भी याद रखना. चैंग E5 जो है वो मून के लिए, ताइने जो है वो परमानेंट स्पेस स्टेशन है वहाँ का, और नासा का प्रिजर्वेंस रोवर जो है वो दूसरा मिशन है विच इज रिलेटेड विद द स्पेस प्रोग्राम. और यूएई का कौन सा मिशन है? होप मार्स मिशन. ये यूएई का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है. और इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन का क्या नाम है? मंगलयान. क्वेश्चन नंबर 37. 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू. सो किसको दिया ये प्राइज? ए. शंकर बाला सुब्रमण्यम, बी. डेविड क्लेनरमन, सी. विशाल एंड डी. ए एंड बी बोथ जॉइंटली. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. सो ये जॉइंटली शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लैनमर को मिला है. सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसके केमिस्ट है शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लैनमर, जिनको ये प्राइज मिला है. एंड दे आर द विनर्स ऑफ 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज विच इज अ ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइज विच इज अवॉर्डेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ revolutionary sequencing techniques, which means DNA can now be read in the super fast. So this is very important question for all exam. Question number 38 is what is co-pay? So co-pay से related कौन सी statement correct है? A. Co-pay or co-payment is a clause in a health insurance policy that require the policy holder to bear a specified percentage of admissible claim amount. Option B is
Co-pay is a clause in a loan agreement that requires the guarantor to pay the specified amount in case of default on the part of borrower. C. It is the amount which is likely to be paid by the vehicle owner in a case of an accident which is claimed by the victim. D. It is the amount which is shared by the state in a specified centrally sponsored scheme. So try to attempt this question. Answer is A. So co-pay जो है, it is a health insurance which is referred to an arrangement in which policy holder will need to pay a portion of its medical expenses on their own. So इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको कुछ पोर्शन जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस का अपने आप ही पे करना पड़ता है, और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बाकी का अमाउंट पे करती है. एंड इट इज कैरिड आउट विद द को पे क्लॉजेस. और इसमें क्लेम जो होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, अप टू 55,000 डिडक्शन विच इज कम अंडर द सेक्शन 80. Question number 39. As per the third advance estimate for agriculture crop, which of the following crop production during 2021 has been estimated at record level? 1 is rice, 2 wheat, 3 maize, 4 gram, 5th groundnut. So options are 1, 2, 3, B 3, 4, 5, C 1, 2, 4, 5 and D all of the above. So try to attempt this question. Answer is D. All of the above are correct. Now 40 number question is the last question of today's test series. Consider the following statements. One is the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempt the several posts from the disqualification on the ground of office and profit. 2 is the above mentioned act was amended one time only. 3 is the term office and profit is not defined in the Constitution of India. So इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है. Options are A 1 only, B 2 only, C 3 only, D none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, 1 और 3 करेक्ट है. मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि 2 करेक्ट क्यों नहीं है. बिकॉज जो अबव मेंशन एक्ट है दैट इज पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है, वो 5 टाइम अटेम्प्ट हुई है. अगर क्या होता है कि अगर एक एमएलए जो होता है या एमपी होता है विच होल्ड द गवर्नमेंट ऑफिस एंड रिसीव द बेनिफिट फ्रॉम दैट ऑफिस, देन दैट ऑफिस इज टर्म्ड एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. और जो पर्सन होता है इट विल बी डिस्क्वालिफाइड अगर वो होल्ड करता है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट and other than the office which is declared not to be disqualify its holder by passing this act of parliament and legislature. So जो underlying principle है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्रिएट किया गया है. एंड देयर आर द मार्कर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर वांटेड दैट जो लेजिस्लेचर्स हैं शुड नॉट फील ऑब्लाइज टू द एग्जीक्यूटिव इन एनी वे एंड दे कुड इन्फ्लुएंस देम while discharging their legislative function. So other words में हम क्या बोलेंगे, जो MP और MLA हैं they should be free to carry out her duties without any kind of government pressure. So इसलिए ये office of profit बनाया गया है. And there is the intent that there should be no conflict between the duties and the interest of the elected member. जो office of profit है it is a law which simply seeks to enforce a basic feature of the constitution, which is based on the principle of separation of power between the legislature and the executive. So this is all about the office of profit. So friends, this is all about today test series. Hope so you all enjoyed this test series. और आपको वही फीलिंग आई होगी कि जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो वो समवट सिमिलर होता है इसी टेस्ट सीरीज के. तो आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगाइए और अटेम्प्ट करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ 40. अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो रहे हैं तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको आप सुनिए अच्छे से और उसको अप्लाई कीजिए. और इसमें मैंने कीवर्ड्स भी बताए हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कीवर्ड्स देखने हैं आपको. और मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से पीटी में ये क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे. तो इसी के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया. तो आप ये टेस्ट सीरीज को लगाते रहिए, आपके क्वेश्चन जो हैं वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी. अगर आपके कम क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर पाओगे. और जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको अच्छे से डिटेल में सुनिएगा. और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए. मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊँगी, सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी. और मेंस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा आफ्टर 15 सितंबर टॉपर्स 20 टेस्ट सीरीज़. तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी.
एंड फ्रेंड्स प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, बिकॉज दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल to provide right guidance for the exam preparation related with civil service exam और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो सबको राइट गाइडेंस मिले इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया है. तो आप जो है मेरी बस इतनी हेल्प करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.